हाँ जी, चलिए ब्रेक खत्म। आपको शायद सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा। ब्रेक खत्म। देखिए, इस सैटरडे तक हम ई को रैप अप कर रहे हैं, चाहे उसके लिए मुझे आपको हैंड रिटन नोट्स देने पड़े या हमें लिखा के करना पड़े, दैट विल सी। आज की स्पीड से हमें अंदाजा लग जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ा के लिखने में टाइम डबल हो रहा है, तो आई विल गिव यू द हैंड रिटन नोट्स और हम लोग क्लास में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मैं इस सैटरडे से आगे कैसे भी ई को लेके नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक है? चलिए, चैप्टर 3 मनी मार्केट, यूनिट 3 मॉनेटरी पॉलिसी। मैम 1 और 2 कहाँ गया? ये रिवर्सल ऑर्डर में, मनी मार्केट यूनिट रिवर्सल ऑर्डर में, पहले पॉलिसी, फिर कहाँ से पैसा आएगा और उसके बाद डिमांड। जब आप इसको पढ़ेंगे तीनों को रिवर्स ऑर्डर में, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। चलिए शुरू करें। देखिए, ऐसा तो यहाँ पे ये कोई ऐसी जरूरी बात नहीं लिखी हुई जो आप नहीं लिखेंगे तो कुछ हो जाएगा, तो इसलिए बात को बस इमीडिएटली। इट विल हार्डली टेक अराउंड 20 to 25 मिनट्स इस यूनिट को खत्म करने में समझा के, लेकिन समझाना भी है और याद भी करना है, क्योंकि इससे आसान यूनिट आपको पूरे इको में नहीं मिलेगी। चलिए बेटा, सेकेंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस, वहां पर एक बात पढ़ी थी फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। जब वो फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था, तब हमने देखा था कि भाई फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट कहां से पैसे लाएगी और कहां कहां उन पैसों को लगाएगी। लेकिन हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट कहां से खर्चा करेगी, उसके लिए हो सकता है उसे कुछ लोन्स भी लेने पड़े, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। ये बात हमने देखी थी। कुछ टैक्सेस के बारे में हमने बात की थी कि टैक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट। यहां पर जो शब्द है वो क्या है बेटा? मॉनेटरी। जब मैंने पब्लिक फाइनेंस चैप्टर आपको पढ़ाना शुरू किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अलग अलग होती है और इसका डिफरेंस हमें देखना है। भरत भैया, वहां पीछे कुछ परेशानी है, पहले उसको हल करो। ध्यान देंगे बेटा, मॉनेटरी का मतलब द थिंग्स विच आर रिलेटेड विथ मनी इज नोन एज मॉनेटरी। जिस भी बच्चे ने पहले कभी कोई बात नहीं सुनी, वो भी इस बात को नए सिरे से सुनिए। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी इज नोन एज मॉनेटरी। लेकिन व्हेनेवर आई टॉक अबाउट वर्ड फिस्कल, तो हमें दिखता है यहां तो बहुत ब्रॉड बात है। खाली पैसा नहीं है, पैसे का आना, पैसे का कमाना, पैसे का लगाना, ये सारी बातें आई किसमें? फिस्कल में। लेकिन यहां ये केवल मनी से रिलेटेड बात करता है। क्या बात है भरत भैया? आप बहस मत करो, कोई बात नहीं, आपके ऊपर आ जाएगी बात। मुझे बताओ क्या दिक्कत है? किसको मोबाइल चार्ज करना है? क्यों, क्या हो गया? 1 मिनट, रीस्टार्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो आपको काम क्या अभी 1 घंटा? आपसे पूछा मैंने। देखिए प्लीज, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है बेटा, आप लोग प्लीज मेरा मूड मत खराब करो, मैं सच बता रही हूं। अभी जैसा जो चल रहा है चलने दो, अभी कहीं किसी को उठ के कोई नहीं जा रहा कहीं भी।
भरत भैया कोई भी बात होती है ना आप मत बोला करो फालतू, नीचे आपके लिए कुछ कुछ बोलते हैं फालतू, रहने दो, आप जो भी बात है मुझे बोलो। यहाँ पर केवल किसकी बात होगी बेटा? मनी की। तो यहाँ पर ध्यान देना है एक बात कि मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब होता है, हमने एक बात देखी हमारे देश में पैसे को चलाने के लिए दो लोग होते हैं। ये बात हमने एक्सचेंज रेट में पढ़ी थी कि किसी भी देश में दो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। आपको याद है जब हम फिक्स्ड रेट रिजीम लगा रहे थे उस वक्त हमने ये बात देखी थी कि कोई भी देश में दो लोग इंपॉर्टेंट हैं। यहां भी कौन इंपॉर्टेंट है? दो लोग, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। हमारे केस में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनको मिला के कहते हैं मॉनेटरी अथॉरिटीज। क्या कहते हैं? मॉनेटरी अथॉरिटीज। इसका मतलब वो सारे लोग जो पैसे से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगे वो कहलाएंगी मॉनेटरी अरे जो लोग पॉलिसी बनाएंगे वो कहलाएगी मॉनेटरी अथॉरिटीज। और ये अथॉरिटीज जब दो कामों के लिए पॉलिसी बनाएगी, और वो क्या क्या काम होगा? एक, मुझे देखना है कि कितना पैसा मुझे इकोनॉमी में अवेलेबल कराना है, उस पैसे को अवेलेबल कराने में कितना खर्च आएगा और उस पैसे को कहां कहां इस्तेमाल करना है, वो बात कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब बेसिकली वी कैन से दैट इट फोकसेस ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी इन द मार्केट। उसके रिलेटेड पॉलिसीज को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। पैसा कितना चाहिए, कहां से आएगा, उस पैसे को लाने में क्या खर्च होगा और उस पैसे को कैसे यूज किया जाए जिससे मेरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, वो कहलाता है मॉनेटरी पॉलिसी। बोलो ठीक है। फिस्कल में क्या था? स्पेंडिंग, टैक्स एंड बोरोइंग्स। याद है आपको? स्पेंडिंग, टैक्स, बजट एंड बोरोइंग्स, चार बातें। यहां क्या है? पैसे की अवेलेबिलिटी, उसका कॉस्ट, उसकी यूसेज, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेरी पहले जैसी बनी रहे। बोलो ठीक है। अब बात करनी है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। इसमें से दो वर्ड्स आप पहले से जानते हैं। मैम सिर्फ दो वर्ड्स? हाँ, और बाकी जानते हो तो अच्छी बात है। सबसे पहला, क्या आप इस शब्द को पहले कहीं सुना है आपने? कैश रिजर्व रेशियो। देखो एक बात ध्यान से सुनना है बेटा, अभी जितनी भी बात हम करेंगे 6 से 7 वर्ड्स की, यहां पर जो भी बातें होंगी वो बातें होंगी बिटवीन आरबीआई एंड बैंक्स, बिकॉज आरबीआई इज अ बैंक ऑफ बैंकर्स। क्या ठीक बात है? चलो, आपने ये शब्द पहले सुना है कि अगर किसी भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं? 100 रुपए हैं, तो एक स्पेसिफिक परसेंटेज, मान लो कितना, 4%, उसे आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना होगा। वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। 2007 तक आरबीआई इंटरेस्ट देती थी बैंक्स को उस डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर। इसका मतलब आपने 4 रुपए लिए ना इस बैंक के, तो बैंक को आरबीआई क्या करती थी? इंटरेस्ट देती थी। लेकिन 2007 के बाद आरबीआई ने किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट देना बंद कर दिया है। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिखी हुई मिलेगी आपको। CRR is a specific percentage for banks where the specific percentage needs to be deposited with RBI as a security deposit.
मैम ये तो एक शब्द हुआ, दूसरा अब CRR है तो दूसरा, बस वेरी गुड। लेकिन इसके बाद के सारे शब्द नए हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। चलो ये क्या होता है? उन 96 रुपीज में से कुछ परसेंट जो कि 20 से 25 के बीच में वेरी करता है, बैंक को एनी टाइम अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना जरूरी है। बेटा यहाँ लिक्विड फॉर्म का मतलब केवल कैश नहीं होता, कैश, गोल्ड और अनचार्ज्ड सिक्योरिटीज। चार्ज का मतलब जिसके ऊपर किसी का चार्ज नहीं है, मतलब वो सिक्योरिटीज मॉर्गेज नहीं की हुई रखी है, वो सारी बातें किसके अंदर आएंगी? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी। इसका मतलब एनी टाइम, एनी टाइम बैंक के पास ये क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। चलो अब ध्यान से सुनना एक बात। अब यहां तक जो था ये एक फॉर्मेलिटी थी। अब यहां ध्यान से देखना है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। ध्यान से सुनना है बात। इसके बारे में कोई कभी, तो इसका मतलब यहां मजबूरन ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि नई बात है। आपको मजबूरन इसलिए भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद में MSF बताऊंगी, तो आपको लगेगा दोनों में अंतर क्या हुआ फिर, इसलिए सुन लो। बेटा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है जिसमें आपने एक डिस्काउंटिंग नाम का शब्द पढ़ा है। आपने ये बात देखी है कि जब भी बिल्स जिसके पास होता है उसको अर्जेंट में पैसे चाहिए होते हैं तो वो बैंक के पास जाता है और उनको डिस्काउंट करा लेता है। इसका मतलब बैंक अपना एक हिस्सा काट के उसको पैसे दे देता है। यही होता है बिल डिस्काउंटिंग। यहां पर भी कौन कौन लोग हैं हमने कह दिया भाई, बैंक के बीच में बात चल रही है। यहां है RBI और यहां है बैंक। बेटा ध्यान से सुनना, नाम में ही इंपॉर्टेंट क्या, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बैंक के पास रिक्वायर्ड परसेंटेज से लिक्विडिटी क्या हो गई है बेटा, कम हो गई है और उसको इमीडिएटली पैसे चाहिए। ध्यान से सुनना है बात को। बैंक को हमने अभी अभी कहा ना, उसको कुछ परसेंटेज लिक्विड हमेशा रखना जरूरी है, लेकिन अब हालत ये है कि बैंक के पास उतने पैसे लिक्विड नहीं बचे जितने होने चाहिए थे। अब बैंक को पता है कि अगर मैंने ये परसेंटेज अपने पास नहीं रखे तो मेरे ऊपर कुछ फाइन पेनल्टीज लग सकती हैं। तो बैंक ने भी एक डिस्काउंट पॉलिसी अपनाई। उसके पास गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स थे वो उनको लेके गया किनके पास, RBI के पास, और कहा भाई मेरे पास ये बिल और बॉन्ड्स हैं जो आज से साल भर बाद मैच्योर हो जाएंगे, तो क्यों ना तुम इन्हें रख लो और इनके बदले में मुझे आज पैसे दे दो, क्योंकि मेरे पास उतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, जो बैंकर का बैंक है RBI, वो मदद कर रहा है किसकी, बैंक्स की। क्यों? क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी का इशू है। बोलो ठीक है। RBI ने कहा कि तू चिंता मत कर बैंक, तेरे पास अगर कभी ज्यादा भी पैसे हो जाए ना तब भी मेरे पास लाके रख देना, तब भी मैं तेरे लिए शॉर्ट टर्म के लिए उस पैसे को अपने पास पार्क कर लूंगा। इसका मतलब RBI बैंक्स को एक फैसिलिटी दे रहा है कि अगर पैसे कम पड़ जाएं तो आके मुझसे कुछ सिक्योरिटी रखो ऐसी जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए, बार बार बात हो रही है किसकी, शॉर्ट टर्म की, आओ
कुछ बिल्स लाओ, कुछ बॉन्ड्स लाओ, कुछ सिक्योरिटीज लाओ, और जितना पैसा, देखिए हर किसी की अपनी लिमिट होती है, उस लिमिटेड अमाउंट का पैसा क्या करो, ले जाओ। लेकिन अगर कल को तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो जाएं तो भी चिंता मत करना, और जब तक चाहोगे तब तक मैं उसे अपने पास पार्क कर लूंगा। पार्क करने का मतलब है रख लूंगा, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब उस पैसे को तुम लेके चले जाना। इसका मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अपने नाम को जस्टिफाई कर रहा है कि बैंक की लिक्विडिटी को मैनेज करने में एलएएफ मदद कर रहा है। कम हो तो कुछ सिक्योरिटी लाओ और डिस्काउंटेड रेट पे उसको ले जाओ, अगर ज्यादा हो तो ले आओ, मैं तुमको उस रेट पे देके उसको पार्क कर लूंगा। बोलो ठीक है। अभी तक बेटा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हमारे मन में क्या छपा है उसकी बात मैं आपको बताती हूं कि मैम जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है और जो इंटरेस्ट पे करता है वो रेपो रेट, और जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है तब, चलो देखो कोई इधर ध्यान से, अब हम एक नई बातें सीखेंगे रेपो और रिवर्स रेपो की। यहां शब्द है बेटा रेपो, यहां शब्द है रिवर्स रेपो। आप एक दिन बैठे रो रहे थे, आप एक दिन बैठे रो रहे थे, मैंने आपसे पूछा क्या बात हो गई भाई, क्यों रो रहे हो? आपने कहा मैम मुझे पैसों की बहुत जरूरत है लेकिन मुझे पैसे मिल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा अरे घड़ी तो पहनी है, फिर फालतू की बात, इस घड़ी को बेच दो और तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। तुमने कहा नहीं मैम इस घड़ी से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हैं, अगर मैंने इस घड़ी को बेच दिया तो पैसे तो आ जाएंगे लेकिन वो इमोशन भी साथ में चला जाएगा। मैंने कहा एक काम करो, ये घड़ी ना आज मुझे बेच दो 100 रुपए में। बड़े ध्यान से सुनना है, आपको कितने की जरूरत है? आपने कहा मैम कितने की जरूरत है? 100 रुपए की। मैंने कहा आज ये घड़ी तुम मुझे 100 रुपए में बेच दो इस वादे के साथ कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपसे इसे 110 रुपए में वापस खरीद लूंगा। बड़े ध्यान से सुनना है बात को। हो क्या रहा है? आपके पास पैसे की कमी है। रेपो को कहते हैं रीपरचेज ऑप्शन। ध्यान समझ में आ रही बात? रीपरचेज ऑप्शन। बैंक कहता है आरबीआई को कि आज तो तुझे ये सिक्योरिटी बेच रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है, लेकिन कल दोबारा तुझसे ये खरीद के लेके जाऊंगा एट एन एग्रीड फ्यूचर प्राइस। जैसा हमने बात की कि भाई घड़ी आज तो तुमको क्या मिल जाएगा 100 रुपए, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुमको तुम्हारी वॉच भी वापस मिल जाएगी। दैट इज नोन एज रीपरचेज ऑप्शन। पहले बेच दो, ये दिमाग में रखते हुए कि आगे चल के मैं तुझसे इस दाम में इसको वापस खरीदूंगा। तो बेटा ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ही तो हुआ कि जब जरूरत पड़ी पैसे आ गए, जब लिक्विडिटी ज्यादा हुई तो उन पैसों को वापस पार्क करके मैंने अपनी सिक्योरिटी वापस ले ली। बोलो थोड़ा सा पल्ले पड़ा है। अभी तक हमारे मन में था देखा जाए तो उधारी तो ले रहे हैं, लेकिन वहां पे इंटरेस्ट रेट की बात थी यहाँ डिफरेंस ऑफ प्राइस हम कमा रहे हैं कि तुमको 100 रुपए दे रहे हैं, तुमको दोबारा से बेच देंगे 120 में, तो वो 120 रुपया मैं कमाऊंगा। दैट इज नोन एज रेपो रेट्स या रीपरचेज ऑप्शंस। बोलो ठीक है। लेकिन एक दिन फिर आपने मुझे भी रोते हुए देखा। अब आएगा मजा। अब बताओ आपको क्या चाहिए? हाँ मुझे चाहिए यार, हाँ मुझे भी चाहिए एक नया आईफोन। पहले पुराना वाला फेंको इधर, नहीं
चलिए इधर देखेंगे बेटा, रिवर्स रेपो इज री सेल ऑप्शन। ये मैंने आज, देखो अब यहां पे ध्यान से सुनना है, यहां पे मैंने लिक्विडिटी इंक्रीज करने का पर्सपेक्टिव था बेटा। मैम क्या मैंने कहा, यहां पर लिक्विडिटी इंक्रीज करने का एस्पेक्ट था, मेरा पर्सपेक्टिव था, इसलिए मैंने मार्केट में पैसे दे दिए। ध्यान से सुनना है, यहां पे मार्केट में पैसे आ रहे हैं, लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं कि मेरी लिक्विडिटी क्या हो, डिक्रीज हो। तो मैंने लोगों से क्या कर ली है, ऑलरेडी सिक्योरिटी क्या कर ली, परचेज कर ली, और क्या बोला कि ठीक है जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं इसे तुम्हें सेल कर दूंगा। रेपो का मतलब री परचेज ऑप्शन, और रिवर्स रेपो का मतलब रीसेल ऑप्शन। इसका मतलब मैंने पहले से खरीद के रख ली है, और जब समय आएगा तब मैं उसको एग्रीड फ्यूचर प्राइस पे आपको वापस बेच दूंगा। बोलो ठीक है। यहां आपके पास पैसे ज्यादा हैं, यहां आपने क्या कहा, मैम मेरे पास ना एक्स्ट्रा रखे हैं पैसे, तो आप क्या करो, उसको मुझसे क्या करो, कोई सामान खरीद लो। यहां पे हम कौन है, यहां पे आरबीआई, यहां हम कौन थे, एक पर्सपेक्टिव किससे, बैंक का, एक पर्सपेक्टिव किसका, आरबीआई का। बोलो ठीक है। पहले से बेच दिया है और दोबारा खरीदेंगे, रेपो, उसका उल्टा रिवर्स रेपो। और ये किसके लिए यूज होगा, फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। बोलो ठीक है। पहले सबसे पहले ये फैसिलिटी केवल एग्रीकल्चर और एक्सपोर्टर्स को दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय आया तो ये बाकी सेक्टर्स के लिए भी ओपन हो गया, सिवाय आरआरबी, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर एलएएफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। अब ध्यान से सुनना है, मैं आरबीआई, आप बैंक, ध्यान से सुनना है बात को। आप इतना बड़ा पर्चा लेके मेरे पास आ गए कि ये रख लो डिस्काउंट करने के लिए और हमें इतने पैसे दे दो। आपको मैंने पैसे भी दे दिए, फिर भी आप जाने को तैयार नहीं हो। मैंने कहा जाओ ना, आपने कहा चाहिए तो और भी थे, लेकिन इस पेपर के हिसाब से तो इतने ही मिल पा रहे हैं, लेकिन मुझे तो और पैसों की जरूरत है, अब क्या करूं। मैंने कहा एक रास्ता है। आपने कहा क्या रास्ता है, मैंने कहा रास्ता ये है कि एलएएफ में जितना इंटरेस्ट लगता है उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन हाथों हाथ और पैसे मिल जाएंगे। बोलो मंजूर है, आपने कहा हाँ, कितने मिलेंगे। मैंने कहा वो पैसे जितने भी मिलेंगे, लेकिन वो होंगे इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 करोड़। इसका मतलब आपको पैसे मिलेंगे मिनिमम 1 करोड़ और इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 करोड़। इस वाली फैसिलिटी दैट इज एलएएफ की लिमिट से जब ज्यादा आपको पैसे चाहिए ओवरनाइट, तुरंत के लिए, मैम आज चाहिए बस के लिए दे दो, मंडे को बैंक खुलते ही दे दूंगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन ब्लॉक हैं, 2 दिन में आएंगे, 4 दिन में आएंगे, मैम मुझे 2 दिन के लिए चाहिए बस। ऐसी चीजों के लिए यूज होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहता है कि मैं तैयार हूं क्या चीज के लिए, एलएएफ के ऊपर भी पैसे देने के लिए, बशर्ते इंटरेस्ट इससे बहुत ज्यादा। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जितने कम समय का लोन होता है उतना इंटरेस्ट ज्यादा होता है। हमने कहा ये तो हम ओवरनाइट के लिए भी दे देंगे, मतलब आज लो और कल लौटा देना,
तो यहां पर लेकिन जो पैसे दिए जाएंगे वो किस में होंगे? डिनोमिनेशन ऑफ 1 करोड़, मतलब मिनिमम 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, लेकिन होने चाहिए इन द डिनोमिनेशन ऑफ करोड़। बात को ध्यान से सुनना है। चल क्या रहा है यहां पे? डीलिंग चल रही है बिटवीन बैंक्स एंड आरबीआई। ये आपने पूछा ये पैसे मिलेंगे कब? आपने कहा सारे दिन एक्सेप्ट सैटरडे। हम सैटरडे को ऐसा कोई लोन नहीं देते, तो दिमाग वाले हैं, संडे को तो कोई भी वर्किंग डे होता नहीं है। आ जाना मेरे पास 7 से 7:30 के बीच में मुंबई में, 7 से 7:30 के बीच में सारे दिन एक्सेप्ट सैटरडे। टाइम भी क्या है? 7 to 7:30 PM। कहाँ? मुंबई वाले आरबीआई में। इसका मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको क्या अलाउ कर रही है? आपको अलाउ कर रही है कि आप एलएएफ की लिमिट से भी ज्यादा पैसे उठा सकते हैं ओवरनाइट बेसिस के लिए भी, लेकिन उसके लिए आपको एक हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो लोन मिलेगा सब दिन, सैटरडे को छोड़ के 7 से 7:30 के बीच में। कहाँ? मुंबई में। और कितने के डिनोमिनेशन में लोन मिलेगा? 1 करोड़। बोलो ठीक लग रहा है? 4 बातें हो गई, CRR, SLR, LAF, MSF दोनों। हाँ तो वो डिस्काउंट कराते ना बेटा, डिस्काउंटिंग का जो अमाउंट हम लेते हैं वही हमारी इनकम होती। बोलो ठीक है? और रेपो रिवर्स रेपो लेते हैं तो जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट होता है वो हमारी इनकम हो जाती है। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? चलिए 2 बातें और 3 बातें और चैप्टर खत्म। बेटा देख लो ध्यान से, चैप्टर सॉरी यूनिट, यहां तो ये भी चक्कर है। इधर देखेंगे 2 बातें। MSS। MSS का मतलब होता है मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्या? मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम, या आप इसको दूसरा ये भी कह सकते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट से याद रखोगे तो और अच्छा होगा। इधर सुनना है ध्यान से बात। ये कौन है मेरी? इकोनॉमी। बस ध्यान से सुनना है और बात समझ में आ जाएगी। इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में एक है गवर्नमेंट, एक है आरबीआई, और कुछ लोग फॉरेन कैपिटल भी यहाँ पे इन्वॉल्व है या नहीं है? क्योंकि हमारा देश फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे फॉरेन के लोगों का भी पैसा इन्वॉल्व है। मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम एक MOU है। MOU का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आरबीआई। आप कह सकते हैं कि ये एक पर्चा है किसके किसके बीच में? गवर्नमेंट और आरबीआई। बड़े ध्यान से सुनना है। गवर्नमेंट और आरबीआई ने एक दूसरे के साथ मिलकर ये फैसला किया है कि दूसरे से पैसे लेने से बेहतर है कि पहले हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना है बात, कि भाई बाहर वालों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि हम पहले एक दूसरे से बात करेंगे। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहती है कि अगर मुझे किसी भी वक्त ऐसा एहसास हुआ कि फॉरेन इनफ्लो की वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी या आरबीआई क्या करेगी? यहां से सारा पैसा खींच लेगी। लेकिन भाई ऐसे तो खींच नहीं सकती। क्या नाम से खींचेगी? आपसे बस पैसे नहीं आएंगे ऐसा तो कर नहीं सकती। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है,
हम तुम्हें क्या दे देंगे, आरबीआई लोन दे देंगे। हम तुम्हें लोन देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पैसा वापस खिंचाएगा और इकोनॉमी वापस बैलेंस होने पे आएगी। और अगर इसका उल्टा हुआ तो, अगर इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम हो गया तो बाहर मत जाना, बाहर वालों से पैसे मत लेना, हमारे पास आना, हम तुमको लोन दे देंगे तो ऑटोमेटिकली फंड का फ्लो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज नोन एज MSS। स्टेबल करना है मार्केट को, ध्यान से सुनेंगे बात को, मार्केट को स्टेबल करना है। तो अगर मार्केट को स्टेबल करना है और पैसे ज्यादा हैं तो आरबीआई लोन के फॉर्म में ले लेगी, लेकिन अगर मार्केट की हालत कमजोर है तो गवर्नमेंट को लोन दे देगी। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई। बोलो ठीक है, ठीक है। 5 बातें हुई हैं बेटा अभी तक। CRR, SLR, LOF that is liquidity adjustment facilities, marginal standing facilities, market stabilization scheme, OMO, open, very good, open market operations, that is the sale and purchases of government securities in the market is known as open market operations. And the last word is bank rates। जिस रेट पे बैंक और आरबीआई के बीच में डीलिंग्स होंगी वो रेट्स कहलाएंगे बैंक रेट्स। अब यहां पे आएगा रेपो और रिवर्स रेपो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा वाला रेपो, रिवर्स रेपो? इंटरेस्ट वाला, कि जब बैंक आरबीआई से लोन लेगी तो रेपो, और जब आरबीआई बैंक से लोन लेगी तब। देखो एक बात ध्यान से सुनना, आरबीआई, अब आपको एक बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं है। आरबीआई बैंक से लोन अपने पैसे की पूर्ति के लिए नहीं लेती है। जब मार्केट से पैसे को खींचना होता है तब वो एक्सेस लिक्विडिटी को अपने पास एब्जॉर्ब करती है, वो कहलाता है द अमाउंट टेकन बाय आरबीआई फ्रॉम द बैंक्स। तो आरबीआई को पैसे की जरूरत नहीं है। आरबीआई क्या कर रहा है, जब उसको लगता है कि मुझे फंड को खींचना है तब वो बैंक से कहता है लाओ बैंक मुझे लोन दे दो, और जब बैंक्स को एक्चुअली जरूरत होती है तब तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं दैट इज नोन एज बैंक रेट्स। मैम अब नहीं, लिखने से पहले मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, बेटा ध्यान से सुनना है प्लीज। बहुत आसान बातें हैं, इट विल हार्डली टेक अराउंड 10 मिनट्स। आपको अगर आज मैं नहीं भी लिखा पाई, मेरी गारंटी आपको ये नोट्स लिखे हुए मिलेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बातें सुनो ध्यान से। अगर हमारा आप चाहोगे तो EIS अगर 2-4 दिन पहले खत्म हो गए, सारी बात मैं दोबारा कॉपी में भी लिखवा दूंगी, उसके बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातों को सुनो प्लीज। मैं कैसे भी कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती लिखवाने की वजह से। सबसे पहला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑफ मॉनिटरिंग पॉलिसीज। क्या आपने इसके 6 ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देख लिए? मैम देख भी लिए क्या? हाँ, CRR, SLR, LOF, MSF, MSS, OMO एंड बैंक रेट्स। कि यहाँ पर
मॉनेटरी पॉलिसीज को चलाने के लिए इन सारी बातों को यूज किया जाता है। अब यहां एक समय की बात है, वो एक समय की बात है 1930 से पहले। जरा ध्यान से सुनना है बेटा प्लीज। एक समय की बात है और वो समय है 1930 से पहले, जो कहता था कि मॉनेटरी अथॉरिटीज का केवल एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और वो ऑब्जेक्टिव्स है मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ये कब की सोच है? 1930 से पहले की, जब कीन्स की बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं आई थी। उस समय ऐसा कहते थे कि मॉनेटरी अथॉरिटीज के पास केवल एक ही काम है कि उनको कैसे भी क्या करना है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। लेकिन 1930 के दौरान, इसका मतलब 30, 31, 32, ड्यूरिंग 1930s ऑल ओवर द ग्लोब एक ग्लोबल रिसेशन आया। इसका मतलब हर किसी को इस बात का एहसास हुआ कि खाली प्राइस स्टेबिलिटी ही मेरा एम नहीं है, मुझे इसके साथ साथ और ऐसे कई सारे काम करने हैं जिससे मेरी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। बड़े ध्यान से सुनना है बात। अगर आपको खाली ये आएगा एग्जाम में कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप दोनों एस्पेक्ट रखेंगे कि भाई 1930 से पहले लोगों की सोच थी कि एक ही काम है मेरा, क्या, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। लेकिन जब ग्लोबल रिसेशन आया तब वहां के इकोनॉमिस्ट ने यह बात को सोचा कि प्राइस स्टेबिलिटी ही केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो है, बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल यही नहीं है। तो उनसे पूछा कि फिर क्या है? अगर प्राइस स्टेबिलिटी ही नहीं है, उन्होंने कहा भाई बहुत सारी बातें हैं। ने कहा जैसे ये तो है ही, शुरू से चल रहा है, मुझे चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ, वरना मेरा काम नहीं होगा। दो बातें, 30 से पहले केवल प्राइस स्टेबिलिटी, उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी प्लस फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी नोट्स। ये किसका काम है? मॉनेटरी अथॉरिटीज का। लेकिन यहाँ पे इशू ऑफ करेंसी नोट्स केवल आरबीआई करता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो भाई पहले केवल प्राइस स्टेबिलिटी, उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इशू ऑफ करेंसी एंड मेंटेनिंग द रिजर्व्स। आपको पता है हमें हर नोट छापने से पहले गोल्ड रिजर्व रखना पड़ता है, तो यहाँ पे करेंसी लाओगे तो मेंटेन करना होगा रिजर्व। इसका मतलब देयर आर नाउ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स अलोंग विथ प्राइस स्टेबिलिटी। इन्होंने कहा कि पहले के जमाने में तो केवल प्राइस स्टेबिलिटी से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलता। अब यहां क्या है? एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब हम कह सकते हैं स्टडी और अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने कहा मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए 4 चीजें लगती हैं। एक, इंटरेस्ट रेट चैनल। दूसरा, मैम अभी इतनी अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूं, मैं लिखना है नहीं, एक्सचेंज रेट चैनल। लेंडिंग चैनल एंड बैलेंस शीट चैनल। बेटा जरा ध्यान से सुनेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए इन 4 चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला क्या है? इंटरेस्ट रेट।
आपको इस बारे में बड़े अच्छे से पता है, मोर द इंटरेस्ट रेट लेस विल बी द लिक्विडिटी, पता है आपको, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी तो ज्यादा लोग पैसे नहीं लेंगे, और उल्टा लेसर द इंटरेस्ट रेट हायर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी इन द मार्केट। अब यहां सुनना ध्यान से, एक्सचेंज रेट चैनल डील्स विथ आइदर करेंसी डेप्रिसिएशन एंड, जब हमने पब्लिक डेट नाम की चीज पढ़ी थी तब हमने देखा था कि अगर मैं किसी देश से ज्यादा लोन उठाऊंगा तो मेरी करेंसी उसके सामने वीक पड़ने लगेगी, और वहीं जब मैं बाहर का लोन रीपे कर दूंगा तो मेरी करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले बढ़नी शुरू हो जाएगी। दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट चैनल। हो क्या रहा है बेटा, ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए इन 4 बातों की समझ होना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमने लंबी चौड़ी बात पहले से कर रखी है कि अगर इंटरेस्ट बैंक बढ़ा देगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी और लोन्स मार्केट में कम हो जाएंगे, तो यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे भी असर पड़ेगा। अब यहां क्या है, लेंडिंग चैनल्स। अब एक बात ध्यान से सुनना, लेंड का मतलब भी बोरो करना होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन इंटरेस्ट रेट्स और लेंडिंग रेट्स? ध्यान से सुनना है बात को, यहां लिखा है, इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर है। हमारे मन में इंटरेस्ट रेट चैनल के लिए तो ये बात सही बैठ गई कि भाई पैसा जितना रेट बढ़ेगा उतना पैसा कम लेंगे, सीधी सीधी बात है। लेकिन अभी लेंडिंग चैनल्स क्या है बेटा? लेंडिंग चैनल्स होते हैं कौन कौन से? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग ये कहते हैं कि अगर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर सेक्टर्स अगर किसी बिजनेस को लोन देने को, ज्यादा लोन देने को तैयार हैं तो वो ज्यादा पैसे मार्केट में कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर वो लोग लोन देना कम कर दें तो उस बिजनेस की कंजम्पशन पावर भी कम हो जाएगी। और बेसिकली आप यहां कह सकते हैं कि ये रेट्स कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीआई एंड बैंक्स आपस में। और यहां बैलेंस शीट में 2 हिस्से, लाइबिलिटी और एसेट। आप क्या चाहते हो कि लोन्स ज्यादा दिखे आपकी लाइबिलिटीज में या कम? सीधी सीधी बात है, ये कहते हैं कि अगर आपके लाइबिलिटी साइड में ज्यादा लोन्स हैं तो आपकी बैलेंस शीट की पोजीशन कम होती चली जाएगी, लेकिन अगर आप रीपे करते जाओगे तो वो पहले से बढ़ती चली जाएगी। बोलो ठीक है? ठीक है, कितनी बातें हो गई। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कहती है? मॉनेटरी अथॉरिटीज जो रूल्स बनाएंगी अवेलेबिलिटी के लिए, कॉस्ट के लिए और उसके यूसेज के लिए, जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, वो पॉलिसी कहलाती है मॉनेटरी पॉलिसी। आपने 6-7 बातें देखी। पहली, दैट इज अ स्पेसिफिक परसेंटेज बाय बैंक टू आरबीआई। फिर सर्टेन परसेंटेज विच हैज टू बी केप्ट हैंडी एनी टाइम। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बेटा नए शब्द हैं, इसको शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं। तो आपको बताना है कि पहले तो बैंक केवल एग्रीकल्चर सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर को देता था, लेकिन अब सबको मिलती है ये फैसिलिटी कि अगर तुम्हारे पास लिक्विडिटी कम हो जाए तो आ जाना अपनी
सिक्योरिटीज लेकर हम तुम्हें उसे डिस्काउंट करके पैसे दे देंगे, लेकिन इसके लिए एक रीपरचेज ऑप्शन दैट इज रेपो और रिवर्स रेपो दैट इज रीसेल। ठीक है, आज मैं तुमसे खरीद लेता हूं, लेकिन जब तुम्हें चाहिए होगा तब तुम मुझसे खरीद लेना एट एन एग्रीड फ्यूचर प्राइस। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जहां एलओएफ खत्म होता है वहां से एमएसएफ शुरू होता है, और ये कहता है कि अगर तुमको ओवरनाइट के लिए भी लोन चाहिए हो ना तो भी आ जाना, लेकिन कब आना? सैटरडे को छोड़ के कभी भी 7 से 7:30 के बीच में। कितने पैसे लेने? 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में पैसे लेने, लेकिन याद रखना कि इंटरेस्ट एलओएफ से तो बहुत ज्यादा होगा। देखो, डिमांड सप्लाई का खेल है बेटा, अगर आपको इमीडिएटली कुछ चीज चाहिए तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो कि एक एमओयू साइन किया गया है आरबीआई और गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन कैपिटल के इंपैक्ट को कम करने के लिए ये कहते हैं कि अगर ज्यादा हो गया तो आरबीआई उसको गवर्नमेंट से लोन ले लेगी, और अगर कम हो गया तो आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे देगी। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल और परचेज की जाएगी, दैट इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। उसके बाद बैंक रेट्स, वो रेट्स जो आरबीआई और बैंक्स के बीच में आपस में तय हुए हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज दैट आर नोन एज बैंक रेट्स। रेपो, रिवर्स रेपो, इंटरेस्ट रेट्स फॉर द अदर सेक्टर्स, ये सारी बातें कौन सी? बैंक रेट्स। फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिटिक्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ऑब्जेक्टिव्स 1930 प्री कीनीजियन पीरियड में प्राइस स्टेबिलिटी, लेकिन जब 1930 के आसपास पूरे ग्लोब में एक रिसेशन आया तो इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ इन सारी चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। बातें 4 समझनी पड़ेंगी: इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, लेंडिंग रेट एंड बैलेंस शीट चैनल। ठीक है, एक कम इंटरेस्ट ज्यादा अमाउंट अवेलेबल, ज्यादा इंटरेस्ट कम अमाउंट अवेलेबल। जितना लोन लोगे करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, जितना रीपे करोगे एप्रिशिएट करेगी। जितने ज्यादा चैनल्स आपको लोन देने के लिए अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा आपकी कंजम्पशन पावर बढ़ जाएगी, और जितने कम चैनल्स अवेलेबल होंगे उतनी आपकी कंजम्पशन पावर कम हो जाएगी। बैलेंस शीट में लोन का दिखना उसकी स्ट्रेंथ को कम करता है, और रीपे, आपने क्रेडिट रेटिंग के बारे में सुना होगा या जिसको आजकल एड में दिखाते हैं क्रेडिट स्कोर। वो क्रेडिट स्कोर बनता है योर एबिलिटी ऑफ रीपेमेंट से, कि आपके पुराने इतिहास को देखा जाता है कि कभी अगर आपने लोन लिया है और टाइमली चुकाया है तो आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है इन कंपैरिजन ऑफ द डिफॉल्टर्स। तो ये क्या कहता है? लोन कम से कम रखो भाई, अगर तुम अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो। मैम अब नहीं 27 सितंबर 2016 27 सितंबर 2016 पे ये ऑपरेशन में आया, लेकिन बात शुरू हुई, याद मेन कौन सी डेट रखनी है? 27 जून 2016। बात को ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान बात है, और ये प्रॉमिस आखिरी बात।
27, इसको अगर अभी हमारे लिए यही रेलेवेंट डेट है, 27 जून 2016 एक कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और कहा इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर्स। और वो मेंबर्स होंगे कौन? पहला मेंबर होगा आरबीआई के गवर्नर, एक मेंबर होंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर का मतलब जो हमारे में वाइस कहते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। तो यहां पे कौन कौन है? आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एक बंदा जो आरबीआई अपनी तरफ से नॉमिनेट करेगा, और 3 बंदे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 6 लोगों को मिला के एक कमेटी बनाई जाएगी। आप देखो यहां पे रोल बेस्ड है। आज जो कल जो हम पढ़ रहे थे, किसी पर्सन को नहीं रख रहे हैं एमपीसी में, आरबीआई के गवर्नर को रख रहे हैं। इसका मतलब जिस दिन तुम गवर्नरशिप छोड़ोगे उस दिन एमपीसी से बाहर। ये रोल बेस्ड है। 6 लोग कौन कौन? आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, आरबीआई का नॉमिनी और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज। अब इन्होंने कहा ये लोग एक ही बात पे बात करेंगे, टू डिसाइड द इन्फ्लेशन रेट्स फॉर नेक्स्ट 5 years। इसका मतलब हर 5 साल में एक बार ये कमेटी एक रेट देगी कि इस दौरान हमारे हिसाब से अभी का रेट है एग्जैक्ट 4%। इसका मतलब हमने कहा, हमने नहीं कहा, मतलब एमपीसी ने कहा कि 2016 से लेके 2021 तक इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए 2 से 6 तक, बट टू बी वेरी प्रिसाइज 4% अगर रहता है तो उस केस में मेरी इकोनॉमी सही चल रही है। बोलो ठीक है। टॉलरेंस क्या है? +2 -2। टॉलरेंस का मतलब समझते हैं कि अगर मान लो आपने सोचा था कि आपके किसी पेपर में 80 नंबर आएंगे, आप कहते हैं +5 -5, इसका मतलब 85 भी हो सकता है और 75 भी हो सकता है, तो भी आई एम ओके विथ इट। तो ये कहते हैं कि वैसे इन्फ्लेशन रेट क्या है? 4, जिसकी टॉलरेंस लिमिट है +2 -2। इसका मतलब 2 भी हो गया, 2 तक चल जाएगा और मैक्सिमम 6 तक चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको देनी होगी हर क्वार्टर में रिपोर्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बात टॉलरेंस लिमिट को क्रॉस कर रही है। एमपीसी 27 जून, इतनी ही बात याद रखनी है आपको, 27 जून 2016 को एक कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 लोग आए, आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के नॉमिनी और 3 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। ठीक है। उन्होंने कहा कि इस वाली कमेटी का एक ही काम है, टू डिसाइड द इन्फ्लेशन रेट फॉर नेक्स्ट 5 years विद द टॉलरेंस लिमिट। इन्होंने रेट दिया 4। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में स्टडी में पूछा है कि व्हाट इज द आइडियल इन्फ्लेशन रेट एज पर एमपीसी। तो आप बताना 4, लेकिन टॉलरेंस लिमिट भी है +2 -2। लेकिन अगर इससे नीचे भी कुछ हो रहा है तो इसके लिए एमपीसी को स्पेशल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सो दिस ऑफिशियली रैप अप यूनिट 3। लिख लें यार, तुम सारे काम मुझे से कराओगे क्या यार? ऐसा थोड़ी होता भाई। 1 मिनट। आपकी क्लास शुरू हुई है 2:45 बजे।
कायदा तो 2 घंटे का है, लेकिन चलो कायदा तो हमने आज तक माना ही नहीं, तो अभी कायदे की बात तो करते नहीं। और आपके साथ परेशानी क्या है ना, फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नोट्स का मतलब कल ही हो। इस बात का ध्यान रखेंगे भैया, हमारे पास थोड़े और भी काम होते हैं, और लिखने में, क्लास में लिखना अलग होता है, लेकिन जब आप खुद नोट्स बनाते हैं ना, तो आप 2-4 बातें एक्स्ट्रा ही लिखते हैं उसमें। तो थोड़ा सा कर दो यार, मेरा काम कम। एज यू हैव द ऑप्शन। हा हा। यूनिट 3, जिसको निकलना है निकल जाओ बेटा, जिसको भी तकलीफ है, मेरी तरफ से आप फ्री हैं। हाँ जी, इतनी तो देर लगेगी ही नहीं, इतनी तो देर लगेगी ही नहीं। चलिए अब हम रेस लगा रहे हैं सुंदर राइटिंग के साथ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या? तो आप ये कह रहे हैं स्टार्टिंग लाइन पे पहले साथ में आ जाएं? आ गए? चलिए। मॉनेटरी पॉलिसी is a use of instruments by monetary authorities for the availability of currency, cost of making the currency available, and use of the currency to promote economic stability and growth of the economy. Some core concepts, कितने हैं भाई कोर कॉन्सेप्ट? 6-7 जो भी है लाइन से लिखते चलते हैं। नंबर 1 इज कैश रिजर्व रेशियो, CRR, is the specific percentage which is mandatory for the banks to deposit it with RBI as सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। क्या मैं लिख दूं? विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि 2007 के बाद अब आरबीआई इंटरेस्ट देता नहीं है। यहां पे हमने एक शब्द लिखा है, क्या? मैंडेटरी। यहां पे कोई इफ बट वाला ऑप्शन नहीं है। लिख दूं क्या? फ्रॉम 2007 लिख देते हैं ये बात। RBI has stopped
providing interest to the deposits by banks. Number 2 is SLR, that is statutory liquidity ratio, that is SLR. SLR. SLR is the specific percentage which is mandatory for the banks to keep it in the liquid forms at any time. It may include cash, gold and uncharged securities. Third is very important, fourth is very important. LAF, that is liquidity एडजस्टमेंट फैसिलिटी. याद रखना है, जो नाम है वही काम है. इसका काम ही है कि अगर तुम्हारे पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो हम तुमको पैसे दे देंगे, तुम्हारे पास ज़्यादा हो जाए तो हमें दे देना, हम रख लेंगे और जब ज़रूरत हो तो हमसे दोबारा तुम खरीद लेना. ठीक है, या हमें तुमको बेच दिया है. अब ध्यान से सुनेंगे. आरबीआई इज अ बैंक ऑफ बैंकर्स. RBI has extended the facility to the scheduled banks where banks can borrow the funds from RBI using the डिस्काउंट विंडो. डिस्काउंट विंडो का मतलब ठीक है, यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो. दैट इज बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट. ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए. बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. ये हमारे सिर्फ समझने के लिए है कि जब भी पैसे की जरूरत हो सिक्योरिटीज ले जाओ और उसको कम दाम में उसके पैसे ले आओ. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा. RBI also allows the banks to park their excess funds in case of extra liquidity with the banks. लेकिन हमें एक बात बताना है कि देखो LAF जैसी चीजें ना शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं.
आरबीआई भी सिक्योरिटीज को बहुत लंबे समय तक रख के नहीं बैठेगा, तो एलएएफ लिख दूं, चलेगा? एलएएफ इज यूज्ड फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग द फंड्स। ऊपर वाली शीट बची किसी की? lending the funds for short term। उसके लिए हमें पता है कि दो बातें यूज होती हैं, कौन कौन सी? रेपो एंड रिवर्स रेपो। रेपो एंड रिवर्स रेपो। repurchase option, that is RBI allows the banks to borrow the funds by selling their securities at present with an agreement to purchase it later at an agreed price, at an agreed future price। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? At an agreed future price। देखो यहां पे क्या हो रहा है, हम उसको लोन दे रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा था कि बात ये भी तय हुई थी कि तुम मेरे पास अपने चीजें पार्क कर देना पैसे, और पार्क तो तभी होगा जब बैंक हमसे कुछ खरीदेगा। जरा ध्यान से सुनना बात को। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अभी घड़ी ले रहे हैं और कह रहे हैं जब तेरे पास पैसे हो ले जाना, लेकिन यहां पे उसके पास एक्स्ट्रा पैसे, वो कह रहा है इसका क्या करूं? तो मैंने कहा कि ये रिमोट खरीद ले, और जब तुझे पैसे की जरूरत होगी तब ये रिमोट मुझे इस प्राइस पे वापस बेच देना। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या हो रहा है, रीपरचेज का ऑप्शन दे रहे हैं और यहां पे रीसेल का ऑप्शन दे रहे हैं। This is the reverse of a repo, that is RBI lend the funds from purchasing the securities with an agreement to resell it in agreed price in future। इसके बाद नंबर 4, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, that is MSF। MSF is a scheme by the central bank for the scheduled banks
scheduled banks to borrow the funds exceeding the limits of LAF. क्या ये बात ठीक है? आपको याद रखना है, जहां LAF खत्म होता है वहां से MSF शुरू होता है, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कम चाहिए तो कम पैसों में ही ले लो. Exceeding the limits of LAF for even ओवरनाइट बेसिस. ओवरनाइट बेसिस का मतलब इतने शॉर्ट टर्म के लिए भी यहां पे लोन मिल जाएगा. इन MSF the interest charged is comparatively higher than LAF. क्या ये बात पे किसी को भी कोई एतराज है? नहीं. And the amount can be borrowed. The amount can be borrowed any day except. ऊपर वाली शीट बची किसी की? Except Saturday between 7 to 7:30 p.m. in Mumbai. The loan amount must be in the denomination of 1 crore. Number 5th is market stabilization scheme. यार देखो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे परेशानी नहीं हो रही है. स्कीम है बिटवीन RBI एंड गवर्नमेंट. MSS was introduced. MSS was introduced as MOU between the RBI and GOI. GOI is Government of India, and GOI, that is Government of India, in order to sterilize the operations of RBI. Under the operations of RBI, this scheme was launched with an intention to cope up with the effect of foreign capital oblique funds in the economy. Number 6 is open market operations.
Open market operation is a term used for market operations conducted by RBI through selling and purchase of government securities in the open market. Seventh is बैंक रेट्स. इतनी बात हम लोग लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक पर्ची दे दूंगी. बैंक रेट्स. बैंक रेट्स are the standard rates between RBI and other scheduled banks to conduct the operations related to borrowings, lendings, purchase and sale of securities, etc. 27 जून 2016 MPC, that is the monetary policy committee, that is MPC, on 27th June 2016, RBI Act was amended and a committee was formed to decide the inflation rate. मैंने ब्रैकेट में लिखा है appropriate, इसका मतलब जो हमारे लिए सही है, to decide the inflation rate for maintaining the economic and price stability in the country. ऊपर वाली शीट बची किसी की? MPC has 6 members. याद है आपको? 1 RBI गवर्नर, 1 RBI डिप्टी गवर्नर, 1 nominee by RBI board, and 3 members representing
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या जीओआई ठीक है? चलिए, एमपीसी हैज डिसाइडेड the appropriate inflation rate to be कितना? 4% with 2% of tolerance limit. That is, it should be between 2 to 6%. MPC have to present the report in every 6 months, showing the reasons if the rates are above or below the tolerance limits. फ्रेमवर्क बचा हुआ है, क्या करना है? 5 मिनट मैक्सिमम, खत्म करो ना यार। देखो, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो हमने लिखी ली, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातें। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ए इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी in pre-Keynesian period, the sole objective क्या? Keynesian तो लिखा है। Objective of monetary policy was maintaining the price stability in the country. After 1930, when there was global recession, the objectives were revised. That is, to maintain the stability between price and economic growth was primary, but certain other objectives were important, like
were important, like achieving full employment, issue of करेंसी। ऊपर वाली शीट बची किसी की? बची है भाई, उसकी बची है। एंड मेंटेनिंग द रिजर्व्स, द रिजर्व्स फॉर, बेटा हो जाएगा तब आप बताएंगे प्लीज, फॉर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज। हो गया बेटा ऊपर वाली शीट। दूसरी वाली बात है एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, द प्रोसेस of understanding the impact of change in aggregate demand and output in the economy due to change in the availability of aggregate monetary funds is required to operate the monetary policy. Four channels. A is interest rate channels, exchange rate, lending and balance sheet channel. डन। बैलेंस शीट चैनल्स, हाँ जी, इनका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी बहुत बार लिखा हुआ है। मोर द इंटरेस्ट रेट लेसर विल बी द लिक्विडिटी। अरे कहाँ भाई, एक मिनट बस, कोई भी नहीं हिल रहा है। उस टाइम पे ऑप्शन दिया था, बैठ रहा चुपचाप। बस फटाफट से ये बता दो, एलएएफ याद है? अगर लिक्विडिटी एडजस्ट करना है तो या तो आरबीआई से डिस्काउंटेड ले जाओ फंड, और अगर नहीं है तो रख जाओ। अगर वहां पे भी काम नहीं बने तो मैक्सिमम रेट से पैसे उठा लो एमएसएफ से, 1 करोड़ के डिनोमिनेशन पे। उसके बाद चलो यार जाओ, छोड़ो। कल 10 बजे क्लास है ईआईएस की। बताओ, एक्सचेंज रेट चैनल का मतलब है कि अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लोगे ज्यादा तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, अगर रीपेमेंट करोगे तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी। बैलेंस शीट का मतलब है